What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study Lover Family, Study Lover Army. ठीक है फिर बोलोगे सर एक नंबर काट लिया। तो वेलकम टू स्टडी लवर आर्मी। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो बड़ी ही प्यारी बात बोली गई यार यहाँ पर। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि ये काम मत करना, पाप लगेगा। बचपन में कई बार आप लोगों ने बातें खुद भी एक दूसरे से की होगी, यार ऐसा नहीं करते हैं पाप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा पाप जो आज की डेट में हम लोग कर रहे हैं वो है कि किसी भी एरिया में अगर कुछ काम हम लोग करना चाहते हैं, चाहे कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, चाहे कोई पढ़ाई करना चाहते हैं, किसी एग्जाम की प्रिपरेशन हम लोग करना चाहते हैं, तो हम लोग अपने आप को दूसरों के कंपेयर में हम लोग अपने आप को कमजोर समझ लेते हैं। तो ये सबसे बड़ा पाप है आज के डेट में। अगर आप लोग अपने आप को कमजोर समझ रहे हो, आप लोगों ने सुना होगा कई बार कि हाँ, हम लोग को हमेशा लाइफ में एक ऐसा गोल बनाना चाहिए जो कि बहुत बड़ा गोल हो, ताकि उसको अगर अचीव करने के लिए आप लोग रेस लगाओ तो कम से कम एक उससे कुछ कम गोल आप लोगों को मिल जाए। और वो कुछ कम गोल भी ऐसा होगा कि सोसाइटी में कम से कम जो भी यहां पर भी आप लोग रह रहे होंगे उसमें एक अच्छा स्टेटस आप लोगों को बना देगा। इसका मतलब ये होता है कि आप लोग अगर अपने लिए कोई छोटा गोल अगर डिसाइड कर रहे हो तो आप लोग अपने साथ में ज्यादती कर रहे हो, यानी कि अपने आप को कमजोर समझकर आप लोग अपने ऊपर अत्याचार कर रहे हो। ठीक है, ये एक तरीका सेल्फ पनिशमेंट वाला काम हो गया कि अपने आप ही अपने आप को पनिश कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि इंसान जो है ना वो खुद का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। और ये बात जितनी जल्दी आप लोग समझ जाओगे उतनी ही जल्दी आप लोग लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव और अच्छे काम करना स्टार्ट कर दोगे और इन चीजों से थोड़ा उभरना स्टार्ट कर दोगे। देखिए यार, लाइफ में ना हर एक इंसान एक जैसे पैदा हो रखा है। ठीक है, हर एक इंसान एक तरीके से मरने के बाद में खत्म होता है। तो ये जो बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है, जो जीने और मरने का जो तरीका है, इसके बीच की जो दुनिया है वही एक हर एक इंसान के लिए एक ही तरीके की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराती है। कुछ लोग उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ लेते हैं और कुछ लोग नहीं पकड़ते हैं। 24 आवर होते हैं हर एक के पास में। हर एक इंसान यही पानी यही हवा खा रहा है। वो अलग बात है कि हवा जो है वो अभी बहुत महंगी हो गई है पानी से भी, वो एक अलग बात है। पर लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर ये कि हम लोगों को कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं आंकना चाहिए, चाहे सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो और कहीं पर भी वो सिचुएशन क्यों ना हो। आप लोगों के सामने कोई भी कितना बड़ा धुरंधर क्यों ना खड़ा हो, वो एक टाइम पर ऐसा होगा कि एक टाइम पर अपने आप पर क्वेश्चन मार्क लगा रहा होगा कि यार ये काम मेरे से होगा या नहीं होगा। पर फिर उसने अपना क्वेश्चन मार्क छोटा 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 करते हुए एक दिन मिटा दिया लाइफ में से, उसको लगा कि ये काम मैं कर लूंगा। तो आप लोगों को भी अपना वो क्वेश्चन मार्क जो है वो आराम आराम से खत्म करना है, ताकि लाइफ में एक प्रोडक्टिव पाथ जो है वो आप लोग फॉलो कर सको। तो काफी शानदार हमारी ये डिस्कशन रहना है, काफी कुछ हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे। पहले आप लोग क्विज देखिएगा और इसकी पीडीएफ आप लोग जाकर टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सारी पीडीएफ एक जगह इकट्ठी आप लोगों को मिल जाती है। यहां पर हम लोग पहले क्विज देखेंगे, उसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और जो कल का जो क्विज है उसके ऊपर भी हम लोग नजर डालेंगे। तो प्यारा डिस्कशन होने वाला है काफी। सबसे पहले बात की जा रही है यहाँ पर सेंट्रल फार्म जो मशीनरी ट्रेनिंग और जो टेस्टिंग इंस्टीट्यूट है उसके बारे में बात की जा रही है। ये बुधनी कहां पर ये लोकेटेड है? जहां पर अभी रिसेंटली इनके द्वारा पहला इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर जो है वो यहां पर अभी टेस्ट किया जा रहा है। यानी कि जो ट्रैक्टर आप लोगों ने सुना, गाड़ी है इलेक्ट्रिक आ रही है, बाइक इलेक्ट्रिक आ रही है, स्कूटी इलेक्ट्रिक आ रही है, अब ट्रैक्टर इलेक्ट्रिक आएगा। ठीक है, तो ये देखने वाली बात होगी यहाँ पर, जो कि काफी इंटरेस्टिंग होगी। तो ये कौन कर रहे हैं यहाँ पर? ये इंस्टीट्यूट कर रहे हैं। ये कहां पर लोकेटेड है, किस राज्य में, ये आप लोग को बताना है। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट सामने निकल कर आई जिसका नाम था स्टेट ऑफ वर्किंग इन इंडिया 2021, 1 ईयर ऑफ कोविड-19। इससे ये पता चला कि एक सस्टेनेबल जो इंप्लॉयमेंट होता है, इनके जो सबको जो इंप्लॉयमेंट मिला हुआ था उनके तो जॉब चली गई और बाकी के कुछ की तो ऐसी चली गई कि उनको फिर से नहीं मिली। तो अभी रिसेंटली यहाँ पर एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है जिसके द्वारा ये प्रस्तुत किया गया। तो यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी का नाम आप लोग को बताना है। एनुअली ये ऐसी रैंकिंग तैयार करते हैं जिससे कि पता रहे हमारी कंट्री में किस डायरेक्शन में चीजें चल रही हैं। 102वां अमेंडमेंट किया गया संविधान के अंदर में और इंट्रोड्यूस किया गया एक आर्टिकल। ये आर्टिकल डील करते हैं यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो इसके बारे में कई सारी प्यारी प्यारी इंफॉर्मेशन और आप लोगों को बताऊंगा ये पर्टिकुलर कमीशन के बारे में भी, और ये न्यूज में किस लिए वो भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा एक नया फ्रेमवर्क तैयार किया गया यहाँ पर, किसके लिए? स्वामित्व स्कीम के लिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा इसी से रिलेटेड है यहाँ पर, स्वामित्व जो स्कीम है उसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। ठीक है, तो ये है दूसरा क्वेश्चन और ये रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में भी थी 24 अप्रैल को। तो मैं बात करूंगा उसके बारे में, आखिर क्यों न्यूज में थी। तो उस टाइम पर मैंने कुछ बातें आप लोगों को बताई थी। अब उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन है आप लोगों के सामने। एक ऑपरेशन था यहाँ पर जो कि लॉन्च किया गया था 2020 में, जब कोविड-19 के जो मरीज हैं उनको अपनी कंट्री में लाया जा रहा था। तो एक ऑपरेशन तो नेवी के द्वारा लॉन्च किया गया था और एक ऑपरेशन जो है वो हमारी कंट्री में एयरफोर्स के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो दोनों ऑपरेशन के नाम आप लोगों को बताने हैं कि अपनी कंट्री के जो लोग बाहर फंसे हुए थे उनको अपनी कंट्री में लाने की बात की जा रही थी। तो दोनों ऑपरेशन जो है वो लगभग पैरेलल में लॉन्च किए गए थे आर्मी और नेवी के द्वारा।
उनके नाम क्या है तो आप लोगों को बताना चाहिए, खासकर अगर डिफेंस की आप लोग तैयारी करें तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। इंडियन नेवी के द्वारा अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पर ऑपरेशन चलाया गया, यहां पर कई सारे ऑपरेशन के नाम मैं आप लोगों को बता रहा हूं। खासकर ये ऑपरेशन जो बैरूत के लिए चलाया गया वो कौन सा था, ऑपरेशन जो यहां पर चलाया गया यमन के लिए 2015 में वो कौन सा था। तो ये कई सारे ऑपरेशन ऐसा होता है मैच करने के लिए आ जाएंगे और बोलेंगे बताइए ये कब का ऑपरेशन है किसके लिए। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से कई बार स्टेट पीसीएस के अंदर पूछ लिए जाते हैं। आगे चलते हैं, फर्स्ट कंट्री जिसके बारे में आप लोगों को बताना है, अभी ये बोल रहे हैं कि सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि बस गाड़ी में पीछे बैठ जाइए, किसी ड्राइवर की जरूरत आप लोगों को नहीं पड़ेगी, वो जहां आप लोगों को जाना है वहां ले जाकर छोड़ेगी। ठीक है, तो ये टेस्टिंग जो है अभी यहां पर यूएसए में की गई थी। अब एक और कंट्री है जो यहां पर इसको रेगुलेशन को ही अनाउंस कर चुकी है प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट करने के लिए, तो वर्ल्ड में पहली कंट्री यहां पर ये बन गई है। तो कुछ ज्यादा ही तेज भाग रहे हैं, पता चला एक्सीडेंट हो गया, पर लेकिन चलिए कोई तो सामने निकल कर आएगा लीडरशिप का रोल प्ले करने के लिए, तो ये एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। तो काफी प्यारा नन्ना सा मुन्ना सा हमारा ये आज का डिस्कशन रहने वाला है, तो शानदार तरीके से आप लोग इसको एंजॉय कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में। सबसे पहले तो आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये डे जो है ये हमारी कंट्री में क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, जिसका नाम है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। तो नेशनल टेक्नोलॉजी जो डे है हमारी कंट्री में, ये बेसिकली इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि पोखरण में जब हमारे द्वारा न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया गया था 1998 में, तो उसको बेसिकली एनिवर्सरी थी यहाँ पर 11 मई को, तो उसके तौर पर हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। पोखरण जो 1998 का एक्सपेरिमेंट था उसको सेलिब्रेट यहां पर किया जाता है नेशनल जो टेक्नोलॉजी डे के रूप में। तो 11 मई को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। इंडिया के जो साइंटिस्ट और जो इंजीनियर है उनका जो अचीवमेंट है वो बेसिकली सबके सामने रखा जाता है कि कितने शानदार तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। और नेशनल टेक्नोलॉजी जो डे है 2021 का, उसकी थीम के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ये बड़ी ही प्यारी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। यानी कि फ्यूचर जो होना चाहिए वो सस्टेनेबल होना चाहिए, और सस्टेनेबल का मतलब ये होता है कि हम लोग को रिसोर्सेज वगैरह जो भी चीजें उनको ऐसे यूटिलाइज करने हैं ताकि आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए भी कुछ छोड़कर हम लोग जा सके। तो उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से यहां पर जरूर पूछना चाहूंगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर, अगर इसको भी आप लोग थोड़ा सा याद रखें। आंसर राइटिंग में भी आप लोग वैसे उसको यूज कर सकते हैं अगर आप लोग किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आंसर राइटिंग के बारे में बात की जाती है। आप लोगों को यहां पर यह बताना है कि 2020 का जो डे था वो क्या था। इसको बेसिकली इसकी शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को बता देता हूं, इसकी शॉर्ट फॉर्म थी रीस्टार्ट। ठीक है, START, RESTART। तो ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। 2020 की थीम है ये, और जब आप लोग इसकी फुल फॉर्म देखेंगे तो काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा। ये भी कहीं ना कहीं कुछ इन्हीं चीजों के ऊपर फोकस करके चल रहा है कि कैसे हम लोग को आगे चीजों को लेकर चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। ये आप लोग देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी हो गए, ठीक है, ये यहाँ पर हो गए APJ अब्दुल कलाम सर हो गए। ये बीच में कौन है यहाँ पर, इनका नाम आप लोग को बताना है। ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ये काफी एक हिस्टोरिक पिक्चर आप लोग बोल सकते हैं, इनका नाम आप लोग बताइए। ओके, बात करते हैं यहां पर शॉर्ट न्यूज के बारे में। तो शॉर्ट न्यूज में क्या बात की जा रही है, सबसे पहली जो न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है ये है आयुष्मान जो मिनिस्ट्री है, बेसिकली आयुष मिनिस्ट्री जिसको आप लोग बोलते हैं, उसके द्वारा अभी रिसेंटली आयुष 64 जो दवाई है वो सामने निकाल कर लाई गई। आप लोग बोलेंगे यार बड़ा आविष्कार कर दिया, ये जो दवाई है इसको बोला जा रहा है कि कोरोना वायरस के लिए यूज कर लो, पर लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो दवाई थी यहां पर हमारी कंट्री में बनाई गई थी इनिशियली मलेरिया के लिए, तो 1980 में मलेरिया के लिए बनाई गई थी, पर फिर इसको रीपर्पोज किया गया एक तरीके से और इसको कोविड-19 के लिए यूटिलाइज किया जा रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे जैसे आप लोग यूपीएससी की तैयारी करना स्टार्ट करते हैं और जैसे स्टेट पीसीएस वगैरह जो है वो आप लोगों के रुंगे में निकल जाते हैं। रुंगा मतलब आप लोगों ने देखा गांव में मांगा करते थे पहले, जैसे जिसको समझ में नहीं आ रहा उसको बोलूं, जैसे आप लोग अगर गोलगप्पे खाने जाते हैं तो आप लोग दुकान पर बोलते हैं कि यार एक पपड़ी दे देना, ठीक है, उसमें दही डालकर मीठा डालकर, तो उसको नॉर्मली रुंगा बोला जाता है। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब यहां पर ये कि अगर एक अच्छे लेवल की आप लोग तैयारी करोगे तो दूसरा लेवल आप लोगों का पैरेलल में हो जाएगा। तो यहां पर हमारी जो आयुष मिनिस्ट्री है उसने काम किया अच्छे मन से, पर लेकिन वो जो दवाई है वो उस टाइम पर इस चीज के लिए तो नहीं बनी प्रॉपर में, पर लेकिन यहां पर ये काफी अच्छे से हम लोग यूटिलाइज कर पा रहे हैं। तो ये इसको यहां पर जो कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। तो आयुष 64 जो है यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंस के द्वारा यहां पर ये जो दवाई है ये सामने अभी लाई गई है। कोविड-19 को लेकर यार बहुत सारी बातें चल रही हैं, बहुत सारी भ्रांतियां हैं, उनसे आप लोग डिस्टेंस बनाकर रखिएगा। बस फोकस आप लोगों को ये रहना है कि आप लोगों को अपने आप को कैसे बचाना है। ठीक है, वो वाली चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है, क्योंकि उल्टी सीधी चीजें भी कई बार यहां पर शेयर की जाती हैं जो सोशल मीडिया हैंडल है, तो आप लोग कई बार उनके भुलावे में आ जाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों ने सुना होगा ये तो
कई बहुत बड़ा जोक बन गया था, बहुत कई सारी मीडिया के भी द्वारा इसको कवर किया गया कि नींबू के 2 बूंद आप लोग अपने नाक में डाल लो तो इंसान जो कोरोना वायरस उसको कभी नहीं लगेगा। तो ऐसे ऐसी भी बदतमीजी वाली बातें निकल कर आ रही हैं जो कि काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाती है कई सारे लोगों को, जिनकी जान भी जा सकती है फालतू की ऐसी फेक न्यूज फैलाने से। तो इन सबसे बचिए, कभी भी कुछ भी आगे चीजें अगर किसी को शेयर करनी है, चाहे व्हाट्सएप पे, चाहे फेसबुक पे, चाहे टेलीग्राम, चाहे ट्विटर पर, हमेशा उसको एक बार वेरीफाई जरूर कीजिए, ठीक है। आफ्टर जो अर्थक्वेक अभी यहाँ पर देखने को मिला, ये बात की जा रही है 6.4 मैग्नीट्यूड का था रिएक्टर स्केल पर आसाम के अंदर जो अर्थक्वेक आया। तो क्वेश्चन एक तो ये बन जाता है कि जो यहाँ पर अर्थक्वेक था वो किस बेस पर नापा जाता है, तो ये रिएक्टर स्केल पर नापा जाता है। तो 6.4 रिएक्टर स्केल पर यहाँ पर ये देखने को मिला। अकॉर्डिंग टू अगर बात करें नेशनल सेंटर फॉर जो सिस्मोलॉजी है, सिस्मोलॉजी मतलब जो यहाँ पर बेसिकली अर्थक्वेक के बारे में स्टडी करती है, तो इसके द्वारा यहाँ पर ये बात बताएगी कि बात करें अगर हाईएस्ट जो सिस्मिक हैजार्ड्स जोन है 5, तो वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कई बार ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है जो कि यूरेशियन प्लेट के अंदर आता है। देखिए अगर अर्थक्वेक के बारे में आप लोगों को सीधी सीधी बात करूं तो खासकर सबसे ज्यादा अर्थक्वेक अगर आप लोगों से कोई पूछे तो ये रिंग ऑफ फायर जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा पैसिफिक ओशन के अंदर, वहां पर काफी लार्ज स्केल पर ही आता है। तो वहां पर ये जो बेसिकली देखने को मिलता है उसी एरिया में आप लोग काफी लार्ज स्केल पर वोल्केनो इरेप्शन भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं, यानी कि ज्वालामुखी जब फटते हैं, तो उस लिए वहां पर ये सारी सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो उनकी स्टडी भी कई बार की जाती है, क्या कंडीशन है, क्या क्या सिचुएशन है, और यूपीएससी भी उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ चुकी है। उसने रिंग ऑफ फायर को दूसरे नाम से पुकारा और वो दूसरा नाम मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं, ठीक है। उसका रिविजन कर लीजिए, उसका नाम बताइए, और नहीं समझ में आ रहा है तो जाकर एक बार सर्च कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन अगर देता हूं इसका बेसिक पर्पज यही होता है कि थोड़ा सा जाकर उसमें सर मारो, क्योंकि जो चीज आप लोग खुद से सर्च करोगे, पढ़ोगे, एक बार मैं आप लोगों को रिवीजन करा दूंगा तो लंबे समय तक उसको भूलोगे नहीं कभी। तो थोड़ी सी जहमत उठा लीजिए, फिर देखिएगा वो सारी चीजें आप लोगों को याद होने लगेगी। नेशनल सेंटर फॉर जो सिस्मोलॉजी है ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंडर में आती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कई बार, डायरेक्ट आप लोगों से स्टेटमेंट देके दूसरा मिनिस्ट्री के बारे में पूछ लेता है। मॉनिटर करती है अर्थक्वेक यानी कि भूकंप वगैरह, और सिस्मोलॉजी की रिसर्च करती है यहाँ पर कि क्या क्या चीजें हैं। और इसी के चलते यहाँ पर जो सिस्मोलॉजी डिवीजन एंड अर्थक्वेक जो रिस्क जो इवैल्यूएशन सेंटर है उसके बारे में बात करती है। तो जो एनसीएस है यहाँ पर ये 2014 में मोर इफेक्टिवली मॉनिटर करने के लिए यहाँ पर चीजों को आगे लाया गया। तो इसके चलते यहाँ पर डिपार्टमेंट मर्ज किए गए, ठीक है, जिसके चलते चीजों को सुधारा जाए। तो सिस्मोलॉजी डिवीजन और अर्थ जो यहाँ पर बात की जा रही है अर्थक्वेक जो रिस्क इवैल्यूएशन जो सेंटर है ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का मर्ज किए गए यहाँ पर विद एनसीएस यानी कि नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी 2014 में, जिसके चलते और अच्छे से यहाँ पर ये अभी स्टडी कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पर एक मोटा मोटा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। ओके, हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एनएसओ के बारे में, ठीक है। अभी यहाँ पर रिसेंटली अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं कि यहाँ पर अभी कुछ जो यहाँ पर 2 डिपार्टमेंट को मिलाकर यहाँ पर एक डिपार्टमेंट बनाया गया, ठीक है, और जो उस डिपार्टमेंट को आप लोग बोलते हैं, मान लीजिए जैसे एनएसओ के बारे में आप लोगों से बात करें, ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, तो बोल देंगे कि यार ये एनएसओ क्या है, इसके बारे में आप लोग बताइए किस किस को मर्ज कर यहाँ पर ये बनाया गया है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। कई बार ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं जैसे कि सीएसओ, ठीक है, और एनएसएसओ को मिलाकर यहाँ पर ये अभी डिपार्टमेंट बनाया गया, ठीक है। तो इसलिए पता होना चाहिए कि सीएसओ की फुल फॉर्म क्या है, एनएसएसओ की फुल फॉर्म क्या है। ये क्वेश्चन कई बार आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। अगर इनकी फुल फॉर्म आप लोगों को पता होगा तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग जाकर पढ़ना, कई बार मैंने आप लोगों को बताया भी इसके बारे में, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इतना मैं आप लोग को बता देता हूं कि किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है ये, ठीक है। ये भी अपने आप ही सर्च करोगे जाकर फिर बोलोगे सर सारे क्वेश्चन ही पूछ ले, कुछ तो बता दो। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर में आता है एनएसओ को बेसिकली। और जो एनएसओ इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जो एनएसओ होता है, ये एनएसओ फिलहाल अभी बनाया गया है एक नया ऑफिस जिसको बोलते हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। इससे पहले क्या होता था, एक तो होता था एनएसएसओ जिसको बोलते हैं नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ठीक है, और एक तो था सीएसओ, ठीक है, जिसको बोलते हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो एनएसएसओ और सीएसओ को मिलाकर एनएसओ बनाया गया। फिर से एक बार देख लीजिए क्या क्या बातें क्या मिलाई जा रही हैं। बात की जा रही है एनएसएसओ प्लस सीएसओ को मिलाकर क्या बनाया गया, एनएसओ बनाया गया, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर में आता है। तो यहां पर ये था कि अलग अलग काम दे रखे थे एक ही ऑफिस को। इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कल को एक पर्टिकुलर एक कंपनी है जो सड़क बनाती है, ठीक है। एक कंपनी ऐसी है जो कि गड्ढे खोदती है और नीचे तार दाबती है। तो वो क्या करती है कि जैसे मान लो टेलीफोन इंटरनेट के तार दाब के चली गई और वहां गड्ढा खोद के चली गई कि ये तो काम गड्ढा भरने का काम तो वो करेगी दूसरे वाली जो बेसिकली जो डिपार्टमेंट है, क्योंकि वो यहाँ पर ये काम करता है। तो इससे क्या होता है, कई बार दिक्कत देखने को मिलती है। अगर यहाँ पर गड्ढे खोदने का और यहाँ पर ये दोनों काम जो है यहाँ पर सड़क बनाने का एक ही इंसान को दे दे वायर दाबने का, तो इससे आसानी रह जाएगी, वो गड्ढे जो है खुदे नहीं पड़े रहेंगे और कई सारे लोग भी जान जाने से बच सकती है। तो ऐसे भी कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक है। आई होप कि कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पर ये है आयुष 64
जो कि एंटी मलेरिया ड्रग थी और अब यहाँ पर कोविड-19 के लिए यूज़ की जा रही है, और ये पीआईबी पर भी यहाँ पर ये शेयर की गई है, ठीक है। तो उसकी न्यूज़ है, डायरेक्ट आप लोग बोल सकते हैं। आगे चलते हैं, हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनके द्वारा भी शोक व्यक्त किया गया है। जो श्री मनोज दास थे, रिसेंटली अभी उनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो ये काफी इंपोर्टेंट राइटर थे, खासकर उड़िया और इंग्लिश में ये लिखा करते थे। तो 1934 से लेकर 2021 तक का इनका टाइम ड्यूरेशन रहा। और यहाँ पर बात करें इनके द्वारा जो लंदन और जो यहाँ पर एडिनबर्ग से द्वारा जो भी यहाँ पर चीजें हैं उनके ऊपर भी फैक्ट पर कुछ रिसर्च की गई 1971 में, खासकर जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं। फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी जो है लीड किया गया श्री जो अरबिंदो घोष है, ठीक है, इनके द्वारा। तो उनसे रिलेटेड जो अवार्ड है श्री अरबिंदो घोष पुरस्कार भी इनको मिला, ठीक है। इसी के साथ में पद्मश्री 2001 यानी कि 2020 में, ठीक है, पद्म भूषण मिला 2020 में, ये 2001 में और ये 2020 में, ठीक है। तो यानी कि 19 साल के गैप में इनको पद्मश्री और पद्म भूषण मिले, जो कि लोवेस्ट और सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है हमारी कंट्री में, ठीक है। नीचे से अगर चलें, ठीक है, नीचे से मतलब फिर सॉरी सेकंड हाईएस्ट नहीं बोलेंगे, नीचे से मतलब हाईएस्ट है दूसरे नंबर का, ऊपर से बोलेंगे तो थर्ड हाईएस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। सबसे ऊपर आता है भारत रत्न, फिर आता है यहाँ पर पद्म विभूषण, फिर आता है पद्म भूषण और फिर आता है पद्मश्री, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग याद रखिएगा, ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं कि रिसेंटली अभी जो भारत रत्न है, रिसेंटली भारत रत्न किसको दिया गया है, यानी कि जो लेटेस्ट भारत रत्न है वो किस पर्सनैलिटी को दिया गया है, ये क्वेश्चन का आंसर चलिए आप लोग बताइए, ठीक है। ये सारी ऐसी चीजें जो आप लोग सर्च करते रहिए कीजिए अगर कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, ताकि रिविजन आप लोग का होता रहे। सेंट्रल फार्म जो मशीनरी ट्रेनिंग और जो टेस्टिंग इंस्टीट्यूट है बूंदी, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। बुधनी कई बार कई सारी प्रोनाउंसिएशन में मैं ऐसी हरकतें कर देता हूं। तो यहाँ पर बात की जा रही है बुधनी के बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में क्या न्यूज़ है इसको थोड़ा समझ लेते हैं और क्या बात यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर जो भी बात की जा रही है ये की जा रही है इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के बारे में, और कंडीशन क्या देखने को मिल रही है वो समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अभी रिसेंटली इनके द्वारा इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर बनाने की बात की जा रही है। पहले तो ये पर्सनैलिटी है जिनके बारे में मैंने आप लोगों से बात की। यहाँ पर ये बात करें इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर बनाने की, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बैटरी से चलने वाला ट्रैक्टर होगा यहाँ पर, और पहली बार हमारी कंट्री में ऐसी चीजें सामने निकल कर आ रही हैं। इलेक्ट्रिक जो ट्रैक्टर है यहाँ पर वैसे कॉन्फिडेंशियली अगर देखें तो टेस्ट इनिशियली यहाँ पर स्टार्ट कर दिया गया है। वैसे इसका जो ड्राफ्ट था, एक खाका जो था वो तैयार करके फरवरी 2021 में प्रस्तुत किया गया था। तो चीजों को आगे लेकर चला जा रहा है। तो सेंट्रल फार्म जो मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग जो इंस्टीट्यूट है, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, ये मध्य प्रदेश के अंदर है। इसके द्वारा यहाँ पर अभी NABL क्या है, इसको बोलते हैं नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कोलैबोरेशन लेबोरेटरी, यानी कि टेस्टिंग के बारे में जो सर्टिफिकेट देती है, ये ऐसी लेबोरेटरी है जो कि यहाँ पर बताएगी कि ये ट्रैक्टर काम करने वाला है या फिर नहीं काम करने वाला है, ठीक है। तो इसके बारे में बात की जा रही है। तो इसके चलते यहाँ पर ये भी आगे निकालकर सामने लाई जा रही है। और इसी के चलते जो CMVR है, ये क्या है यहाँ पर सेंट्रल जो मोटर व्हीकल जो रूल है, तो उनको कैसे लेकर चलना है, तो उसके चलते भी बात की गई थी। इसके चलते लेबोरेटरी के अंदर 30 मार्च 2021 में अभी फिलहाल और आगे लेकर चला जा रहा है कि जो ट्रैक्टर है इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ठीक है। कई सारी और बातें देखने को मिल रही है, तो इसको स्टडी को और आगे लाया जा रहा है ताकि और अच्छे से रिसर्च स्टडी की जा सके और कोई अगर दिक्कत हो तो उसको भी इंप्रूव किया जा सके। तो उसके चलते ये न्यूज में, तो आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज ये है इंटरनेशनल न्यूज हमारी आज की, जो कि बात करेगी ताइवान के बारे में। तो पहले आप लोग ताइवान को मैप में देखें, तब आप लोग अच्छे समझ पाएंगे। अपनी कंट्री की कुछ लोकेशन दिख रही है नॉर्थ ईस्ट की, यहां से अगर इधर आएंगे तो ताइवान देखने को मिलेगा। ये है ताइवान और ये है चाइना और ये है हांगकांग, और यहाँ इनकी लड़ाई हो रही है, ठीक है। इनकी कई बार झड़प होती रहती है क्योंकि चाइना काफी ताकतवर कंट्री है और वो यहाँ पर सबको अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं, तो इसलिए हरकतें देखने को मिलती हैं। अभी समझते हैं क्या बात की जा रही है। इंडिया के द्वारा यहाँ पर रिसीव की गई कोविड-19 का असिस्टेंस मतलब होता है एक तरीके से जो एड दिया जाता है, फ्री में हेल्प की जाती है ताइवान के द्वारा। तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और सिलेंडर भेजे गए। तो जिसको इनमें डिफरेंस नहीं पता, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर क्या होते हैं, ये ऑक्सीजन लेते हैं बेसिकली इन्वायरमेंट में से, यानी कि उसी में से ऑक्सीजन लेते हैं। लगभग 90 से 95% वो प्योर ऑक्सीजन होती है। हमारे इन्वायरमेंट में आप लोगों को बताएं जो नाइट्रोजन है और जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा पता होनी चाहिए। 78% यहाँ पर नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है, ठीक है। तो बची हुई 1% बाकी दूसरी गैस आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये कॉन्सेंट्रेशन जो है, ये कॉन्सेंट्रेटर जो है यहाँ पर, ये जो 21% ऑक्सीजन है इसमें से ऑक्सीजन निकालता है, ठीक है, एनवायरमेंट से। और बाकी का ये ऑक्सीजन सिलेंडर तो आप लोगों को बताइए, जो कि आज के दिन में हमारी कंट्री में सोने के भाव बेचे जा रहे हैं। सोना भी सस्ता है इनके सामने जितने भाव में ये बेचे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये है दोनों जो कि पता होना चाहिए। तो इनमें हमारी हेल्प की गई ताइवान के द्वारा। यहाँ पर देखिए चाइना जो है वो भी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है आगे आकर, पर लेकिन इंडिया जो है चाइना से हेल्प ले नहीं रहा है।
हम लोग को नहीं होता है कि एक तरीके से हम लोग बोलते हैं कि एक साइड में तुम ऐसी हरकतें करते हो, ऊपर से हेल्प करने के नाटक कर रहे हो। तो हमारी कंट्री के द्वारा चाइना की जो हेल्प है वो ठुकरा दी गई है और चाइना को ये बोला जा रहा है कि तुम ना पैसे लो, ठीक है, और पैसे में जो हम लोग खरीद रहे हैं हमको बस वो देते रहो तुम, यानी कि तुम अपना बिजनेस बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर हम तुमसे हेल्प ले लेंगे। क्योंकि एक साइड में तो तुम एलएसी पे जाकर यहां पर नाक रगड़ते हो, उल्टी सीधी हरकतें करते हो, ठीक है, और ऊपर से आगे हेल्प करने के ड्रामे कर रहे हो। तो इंडिया जो है चाइना से हेल्प ले ही नहीं रहा है कोविड-19 के मामले में। तो चाइना का जो एग्रेशन नेचर देखने को मिलता है, तो उसके चलते ये सिचुएशन सामने निकल कर आ रही है। इंडिया जो है यहाँ पर उसने अब तक कोई भी एड चाइना से नहीं लिए, ठीक है, प्रीफर कर रहा है कि मेडिकल सप्लाई जो है वो जो भी है कमर्शियल बेसिस पर चाइना से खरीद जाए, ताकि कल को ये ना बोल सके चाइना पलटकर कि मैंने तेरी हेल्प की थी, ठीक है। तो ये काफी अच्छी बात बोल सकते हैं, उनसे जो भी ले रहे हैं हम लोग खरीद रहे हैं। तो इससे क्या होगा, कल को अगर कहीं भी मिलेगा तो ये नहीं कहेगा तो वो कंट्री है जिसको मैंने पढ़ाया, ठीक है, बेसिकली मैंने इसको बढ़ाया आगे, यानी कि ये बेसिकली बर्बाद हो रहे थे एक तरीके से कोविड-19 के चलते और हमने इनको बचाया। तो ऐसी हरकतें न करे चाइना और उसके ऊपर हमारी डिपेंडेंसी न बढ़े, इसलिए कमर्शियली उसके साथ में डील कर रहे हैं, क्योंकि वो उस लेवल का इंसान नहीं है कि जिसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सके। आगे बात करें ताइवान के बारे में। ताइवान को रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से भी जाना जाता है। एक आइलैंड जो कोस्टल एरिया में चाइना के आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि इंडिपेंडेंट है जो मेनलैंड चाइना से 1949 से। पर लेकिन अगर आज के दिन में आप लोग बात करें, मोस्ट पॉपुलर जो स्टेट है यहाँ पर नॉट ए मेंबर ऑफ जो यूनाइटेड नेशन, वो ताइवान है, जो कि कई बार न्यूज में देखने को मिलते हैं। लार्जेस्ट जो इकोनॉमिक आउट जो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा, जो यहाँ पर अभी ताइवान की लगभग वर्ल्ड में 5th नंबर की लार्जेस्ट इकोनॉमी है एशिया के अंदर में, अगर आप लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो यूएन के बाहर कोई इकोनॉमी काफी बड़ी है वो ताइवान है। कोई भी अगर आप लोग प्रोडक्ट अगर मैन्युफैक्चर आप लोग देखोगे, कोई चिप वगैरह अगर ले रहे हो आप लोग, कई बार देखने मिलेगा बड़ी आसानी से वहां पर आप लोग को लिखा मिलेगा मेड इन ताइवान, ठीक है। तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ग्लोबल लीडर है यहाँ पर चिप मैन्युफैक्चर में। इसी के साथ में 2nd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है ऑफ आईटी हार्डवेयर, जो कि आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री से मिलते हैं। चाइना क्या है, कई बार हरकतें करता है कि चाइना की वन चाइना पॉलिसी है, तो इसके चलते यहां पर दूसरी कंट्री को डराता रहता है, ताइवान के साथ में अच्छे रिलेशन नहीं करने, ये नहीं करने, वो सारी बातें सामने निकल कर आती है। तो यहां पर इंडिया के भी जो रिलेशन है ताइवान के साथ में वो उस तरीके के नहीं है जैसे होने चाहिए। तो डिप्लोमेटिक एक्नॉलेजमेंट जो है चाइना की, ठीक है, वन जो चाइना बोलता है, ओनली वन चाइना गवर्नमेंंट यहां पर चलेगी, ताइवान को कुछ मानता ही नहीं है, पर फिर भी ताइवान अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, तो मेनलैंड चाइना हो गया, और बाकी रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है यहाँ पर ये ताइवान हो गया, ठीक है। तो इसको बेसिकली यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, दोनों को अलग अलग तरीके से देखा जाता है। इंडिया और ताइवान के जो रिलेशन है वैसे कोई फॉर्मल टाइज नहीं है यहाँ पर 1995 से, पर लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह कि आज की डेट में भी जो चाइना है वो यहाँ पर इन चीजों को वर्चस्व में रखना चाहते हैं, पर फिर भी यहाँ पर आज की डेट में जो कई सारी कंट्री आगे सामने निकल कर रहे हैं चाइना का इसके जो हेजेमनी है उसको तोड़ने के लिए, तो उसी के चलते यहाँ पर जो इंडिया है वो भी यहाँ पर इनसे हेल्प नहीं लेता है। तो जो वन चाइना पॉलिसी है जिसके बारे में मैंने भी आप लोगों से बात करी, ये काफी इंपॉर्टेंट है जब यहाँ पर ताइवान के बारे में बात करते हैं, तो इसके चलते यहाँ पर इंडिया भी इसको फॉलो करता है, इसलिए ताइवान के साथ में कोई ज्यादा इंडिपेंडेंट रिलेशन हम लोग बनाते नहीं है, ठीक है, क्योंकि पता चला चाइना के साथ में और ज्यादा बुरे रिलेशन हो गए, और चाइना के साथ में रिलेशन बुरे नहीं करना है, अच्छे नहीं करना है, तो बुरे भी नहीं करना है, क्योंकि पड़ोसी देश है, भागने वाला कहीं नहीं, जिंदगी भर छाती पर रहेगा, ठीक है। तो उन्हीं बोलते हैं जैसे कि माँ बाप कई बार गुस्से में, खासकर मदर जो मम्मी होते हैं बोलते हैं तो हमारी छाती पे मूंग दलेगा बैठकर, ठीक है, तो उनका ये रहता है कि हाँ हमको ही परेशान करेगा पूरी जिंदगी, कर ले कुछ पढ़ ले, ठीक है। इंडिया और जो ताइवान है उसके रिलेशन जो 2018 में देखने को मिले थे प्रोपोरे में। इसी के साथ में 200 के करीब ताइवानीज जो कंपनीज हैं वो इलेक्ट्रॉनिक, कंस्ट्रक्शन, पेट्रोकेमिकल, मशीन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और ऑटो जो बेसिकली पार्ट्स हैं उनके में काम करती है काफी लार्ज स्केल पर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में अगर बात करें तो यहाँ पर जो आज के में अगर बात करें गवर्नमेंट जो है यहाँ पर इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ज्वाइंट रिसर्च जो प्रोजेक्ट भी यहाँ पर चला रही है, ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इसी के साथ में बहुत जो कंट्री है वो एजुकेशन एक्सचेंज में भी यहाँ पर अपना विश्वास रख रही है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। तो ये कई सारे पॉइंट है यहाँ पर जो कि आप लोग अगर इंडिया और ताइवान के बारे में कुछ लिखने के लिए आए तो बिना कंफ्यूज हुए, बिना कंफ्यूजियाए हुए आप लोग यहाँ पर इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं यार, जी कोविड-19 है ना, जिसको कोरोना भी आप लोग बोलते हैं, इसने ना दुनिया की ऐसी तैसी करके रख दी है। तो उसी ऐसी तैसी में से एक न्यूज सामने निकल कर आ रही है, यह स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2021। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बन जाएगा कि ये रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है। तो ये रिपोर्ट जो है यहाँ पर ये एनुअली यानी कि हर साल प्रस्तुत की जाती है, जो अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, तो उनके द्वारा ये प्रस्तुत की जाती है ताकि देश दुनिया में क्या चल रहा है उसके बारे में जनता के सामने कुछ बातें रखी जा सके और जनता भी थोड़ी जागरूक बने। ऐसा नहीं कि बस इलेक्शन में एक बार वोट डाल दिया उसके बाद में बल्ले बल्ले जो काम करेंगे पॉलिटिशियन करेंगे, फिर पॉलिटिशियन ऐसे ऐसे काम करेंगे आप लोग रोते रह जाओगे, ठीक है। तो थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस भी रख लेना चाहिए। तो यहाँ पर स्टेट ऑफ वर्किंग 2021 1 ईयर ऑफ कोविड-19 ये अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। रिपोर्ट जो है वो पीरियड कवर कर रही है 2020 से लेके जो मार्च का
20 दिसंबर तक का, यानी कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो टोटल मिलाकर यहाँ पर ये 10 के करीब आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो महीने इनके द्वारा कवर किए जा रहे हैं। इनका बेसिक पर्पज क्या है कि कोविड-19 का क्या इंपैक्ट पड़ा है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, यानी कि लोगों की जॉब गई है, जो इनकम के ऊपर लोगों की इनकम कम हो गई है, इनइक्वलिटी के ऊपर, यानी कि एक तरीके के इक्वल नहीं रहे, कोई बहुत ज्यादा गरीब और कोई बहुत ज्यादा अमीर देखने को मिलेगा, और पुअर्टी किस लेवल पर पहुंची है। तो इंपैक्ट में ये माना गया कि 100 मिलियन जो जॉब है वो अभी गई हैं लॉकडाउन के टाइम पर, अप्रैल से लेके मई तक के अंदर में अगर चेक करते हैं तो। इसी के साथ में अगर बात की जाए मोस्ट जो वर्कर हैं वो की आज के डेट में जो काम कर रहे हैं जून से लेके 2020 से यहां पर अगर बात की जाए अबाउट 15 मिलियन जो है वो आउट ऑफ द वर्क है, यानी कि जो कि जॉब से बाहर अभी लोग घूम रहे हैं। तो ये चीजें हम लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। वो ये कि डेटा हमारे पास में रहेगा तो हम लोग समझेंगे तो हम लोग उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे ही आप लोग समझ सकते हैं। अभी बोला गया एवरेज हाउस होल्ड, यानी कि एक घर के बारे में बात करें तो 4 मेंबर जो मंथली पर कैपिटल जो इनकम है जिनकी यहाँ पर 5000, बेसिकली आप लोगों से देखिए कई बार ना रिलेटिवली क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, ठीक है, आप लोग कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग यहाँ पर। तो बात की जा रही है यहाँ पर ये 5900, तो 89 के करीब यहाँ पर, ठीक है, तो 89, ये देखिए 89 का मतलब 90, आगे ऐसे याद कर लीजिएगा, 79 का मतलब 80, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पर 5989 के करीब जो यहाँ पर जनवरी में पर कैपिटा इनकम हुआ करती थी, ठीक है, पर कैपिटा मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी पॉपुलेशन रह रही है, ठीक है, उसको यहाँ पर बेसिकली एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी अर्निंग हो रही है उसको पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो तो एक इंसान के हिस्से की अर्निंग आ जाती है। पहले यहाँ पर कितना था, यहाँ पर ये 4979, ठीक है, तो यहाँ पर 89 था पहले यहाँ पर, अब यहाँ पर 79 रह गया, ठीक है, यानी कि 41979, 79 मतलब 80, यानी कि 879, ठीक है, तो ये घट गया है फिलहाल के टाइम पर लोगों की पर कैपिटा इनकम जो है जनवरी से 2020 से अगर आपकी बात करें सीधा इंपैक्ट कोविड-19 का पड़ रहा है। तो बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बंद हो गई है, तो इसके चलते ये सारी सिचुएशन आप लोग को देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर 17% के करीब लोग जो है पेंडेमिक से के चलते यहाँ पर एम्प्लॉय जो है वो आज के डेट में सेल्फ एम्प्लॉयड हो चुके हैं और इनफॉर्मल सैलरीज के ऊपर यहाँ पर डिपेंडेंट हो चुके हैं, क्योंकि नॉर्मल तरीके से जहां काम करते थे वहां पर उनको जॉब नहीं मिल पा रही है, ठीक है। पोस्ट जो लॉकडाउन है यहाँ पर जो बात की जा रही है मोटे मोटे तौर पर सेल्फ एम्प्लॉयड 30%, कैजुअल वर्कर 10%, इनफॉर्मल जो सैलरीज हैं वो 9% के करीब आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी जो कि डाउन हो गई हैं, ठीक है। बॉटम 20% जो हाउस होल्ड है उनको लगभग 2 महीने तक, यानी कि अप्रैल से लेकर मई तक का उनको जॉब ही नहीं मिली है। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। इसी के साथ में टॉप 10 जो है वो ज्यादा सफर नहीं हुआ। स्टार्टिंग में फरवरी में उनको लगभग 20% का लॉस हुआ, फिर लग रहा है कि उनको कोई लॉस नहीं हुआ, ठीक है, उनकी जिंदगी जो है मजे में आ गई, यानी कि एक तरीके से कोई ज्यादा लॉस वगैरह उनको यहाँ पर देखने को नहीं मिला है, क्योंकि उसके बाद में उन्होंने रिकवर कर लिया और अपनी जो है बिजनेस वगैरह उसको स्टार्ट करके आगे बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। ड्यूरिंग लॉकडाउन अगर आप लोग बात करते हैं तो यहां पर लॉकडाउन में 61% जो वर्किंग मैन है उनकी जॉब गई और 7% ने जॉब लॉस कर दी, यानी कि जो टोटल 100 अगर आदमी है उसमें से जो जॉब गई थी वो लॉकडाउन के टाइम पर वो 61% की गई थी, पर लेकिन इस 61 में से यहाँ पर 7% जो है वो अपनी जॉब गवा चुके हैं, बाकी को फिर से रिटर्न जॉब मिल गई है। ये 7% को जॉब नहीं मिली है फिर से, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट अगर बात करूं यहाँ पर ओनली 19% जो वुमेन है अगर इनके बारे में बात की जाए तो यहाँ पर रिमेन एम्प्लॉयड 47% जो है वो परमानेंट लॉस हो गया। तो लड़कियों के ऊपर ये इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर लड़कों के साथ में आप लोग कंपेयर करते हैं। तो लड़कों को तो रीजॉइन करेगा, उनको फिर से जो मिल गई सारी चीजें उनकी आसान चल गई, फिर से चीज होगी, पर लड़कियों को काफी ज्यादा सफर करना पड़ जाता है ऐसी चीजों में। तो जॉब लॉस जो है वो हालांकि डेट में काफी लार्ज स्केल पर हो रहा है और अर्निंग भी लोगों की घट रही है। तो ये बेसिकली जो यहाँ पर अभी रिपोर्ट है ये सारी गाथा राम कहानी जो है ये सुनाती है यहाँ पर, तो सुनो और समझो और सॉल्यूशन निकालो, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट यहां पर न्यूज निकल कर रही है मराठा रिजर्वेशन के बारे में है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मराठा जो रिजर्वेशन था उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के यानी कि संविधान के हिसाब से सही नहीं है। आखिर ऐसा क्यों बोला? क्योंकि ये केस था हमारी कंट्री में इंदिरा साहनी केस, उसके बेस पर माने तो 50% से ऊपर आप लोग किसी को रिजर्वेशन नहीं देना है, पर फिर भी अगर आप लोग की मन की इच्छा यार इनको तो रिजर्वेशन मिलना ही मिलना चाहिए, तो आप लोग यहाँ पर ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो सेक्शन है ये सोशली और इकोनॉमिकली जो है वो सॉरी एजुकेशनली जो है वो काफी बैकवर्ड सेक्शन है, और या फिर बैकवर्ड आगे बन भी सकता है, कुछ ऐसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो तब जाकर आप लोग यहाँ पर उसको प्रूफ अगर कर पाते हैं तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर जो है इसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो ये अभी महाराष्ट्र के अंदर क्या था, महाराष्ट्र के अंदर रिजर्वेशन दिया गया 2017 में, और एनजी गायकवाड़ की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाएगी जो मराठा कम्युनिटी को रिजर्वेशन देना है सोशली और एजुकेशनल, यानी कि सोसाइटी के हिसाब से और एजुकेशन के हिसाब से बैकवर्ड कम्युनिटी है। तो 18 में महाराष्ट्र असेंबली के द्वारा पास किया गया बिल और 16% जो है रिजर्वेशन मराठा कम्युनिटी को दे दिया।
बॉम्बे हाई कोर्ट को लगा यार तुम तो ज्यादा पैजामे से बाहर चले गए हो, इतना नहीं होना चाहिए था, आप लोगों को क्या करना है इसको घटाइए। तो इन्होंने बोला 12% तो देंगे एजुकेशन के अंदर में और 13% देंगे जॉब के अंदर में, घटाकर इन्होंने ये रिजर्वेशन कर लिया। पर लेकिन अगर ये रिजर्वेशन भी यहां पर दिया जाता है तो ये रिजर्वेशन भी यहां पर लगभग 64% रहेगा अगर 12% देते हैं और 65% रहेगा अगर 13% देते हैं। यानी कि एक जो नॉर्मल रिजर्वेशन का क्राइटेरिया था इंदिरा साहनी केस के बेस पर 1992 में केस आया, तो 50% से ज्यादा रिजर्व सीट नहीं होनी चाहिए, 50% यहां पर रिजर्व और 50% अनरिजर्व। पर लेकिन कई सारे राज्यों ने ऐसी हरकतें की कि यहां पर एक तरीके से सिचुएशन ये दिखाई कि एक कम्युनिटी जो है बहुत ही खराब है, बर्बाद है, और यहां पर रिजर्वेशन प्रोवाइड कराने की कोशिश की गई ताकि लोकल एरिया के लोगों को ही वहां पर जॉब प्रोवाइड कराई जा सके। तो उनका वो बेसिक पर्पस है यहां पर लेकिन अगर यहां पर हम लोग बात करते हैं तो 50% से ज्यादा अगर बढ़ जाता है तो जो जनरल कम्युनिटी है उसको नुकसान होने लगेगा यहां पर, ठीक है, तो उसको समझने वाली बात है। इसी के साथ में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया 2020 में इसके ऊपर कि हमको ये चीजें बिल्कुल पसंद नहीं, आथू जैसे नहीं कपिल शर्मा बोलता था वही वाली बातें यहां पर। तो यहां पर बोला जाए कि आर्टिकल 14 जो है राइट टू इक्वलिटी का हनन कर रहा है और आर्टिकल 21 जो है ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ का हनन कर रहा है। यानी कि एक पर्टिकुलर जजमेंट हमारी कंट्री में है 992 का, ठीक है, 91992, ठीक है। तो यहां पर जो सिचुएशन देखने को मिली उसको हम लोग को अंडरस्टैंड थोड़ा करना पड़ेगा कि आज की डेट में 50% से अगर ऊपर रिजर्वेशन आप लोग दे रहे हैं, पहले प्रूफ करो उसको कि हाँ ये सही है, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करते हैं तो यहां पर बात की जा रही है देयर विल ओनली बी ए सिंगल लिस्टेड SEBC, ठीक है। तो यहां पर इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। इनके द्वारा यह बोला जा रहा है कि अगर कोई कल को चलकर किसी को सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटी में डालना है तो ओनली सिंगल एंटिटी यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही इसको डिसाइड करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में कोई पावर नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंड कर सकती है कि यार इसको इंक्लूड कर लो, उसको हटा दो, बस इतना काम स्टेट गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी का सारा डिसीजन जो है वो महामहिम लेंगे और महामहिम कौन है? राष्ट्रपति, ठीक है। बेंच जो है यहाँ पर ये अगर बात करें अगर जो ओबीसी के बारे में तो जिस तरीके से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए अलग अलग रिजर्वेशन के पार्ट हैं, इसी तरीके से यहाँ पर भी बात की जाती है कि हम लोगों को एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए था ओबीसी के लिए, तो वो बना दिया। 102वां संविधान में संशोधन किया गया और इनके द्वारा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज जो है उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया, ठीक है, ताकि चीजों को ढंग से लेकर चला जा सके, अच्छे से चीजों को इंप्लीमेंट किया जा सके। तो वो सारी चीजें देखने को मिली। तो प्रेसिडेंट के हाथ में पावर आ गई। तो 102वां जो संविधान संशोधन किया गया 2018 में, तो इंट्रोड्यूस किया गया आर्टिकल 338B, यानी कि 338B और 342A, ये आर्टिकल यहां पर इसके अंदर इंक्लूड किए गए। जो आर्टिकल 338B जो है यहां पर ये डील करता है न्यूली स्टेब्लिश्ड जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज है उसके बारे में, और आर्टिकल 342A जो है ये इंपावर करता है प्रेसिडेंट को यहां पर ताकि सोशली और एजुकेशनल बैकवर्ड कम्युनिटी है उसको आइडेंटिफाई किया जा सके, ठीक है। तो दोनों आर्टिकल बड़े ही प्यारे आर्टिकल है, ज्यादा होच पोच में नहीं होना है, हल्का हल्का सा इनके बारे में अगर आप लोग याद रखेंगे तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग अच्छे से दे पाएंगे, ठीक है। ये था ये न्यूज। यहां पर आगे चलते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लगा यार बहुत ज्यादा शर्म आने लगी, अब तो इतने सारे केसेस आ रहे हैं हमारी कंट्री में, हम कुछ कर ही नहीं रहे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ताव में आकर बोला कि मैं अब तुमको 50,000 रुपए दूंगा, 50,000 नहीं 50,000 करोड़ रुपए दूंगा ताकि सिचुएशन को कंट्री के अंदर नॉर्मल किया सके, और 3 सालों में ये पैसा प्रोवाइड कराने वाले हैं कोविड-19 को टैकल करने के लिए। तो यहां पर वैक्सीन में अगर कोई काम कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है अगर कोई वैक्सीन वगैरह, मेडिकल डिवाइस वगैरह, हॉस्पिटल डिस्पेंसरी वगैरह, तो उनको ये हेल्प प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है यहां पर, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीजों की कमियां पड़ रही हैं। इसी के साथ में पैथोलॉजी लैब, मैन्युफैक्चर और सप्लाई, जो ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के बारे में अगर बात करें तो वो सारी चीजें रहेंगी। अगर बात करें यहां पर दीज लोन कॉन्ट्रीब्यूट एक तरीके से क्लासिफाइड अंदर प्रायोरिटी सेक्टर। प्रायोरिटी सेक्टर क्या होता है? देखिए कोई नहीं चाहता कि खेतों में किसानों को लोन दिया जाए, ठीक है। उनको ये लगता है कि ये प्रोडक्टिव नहीं रहता, कहीं और ज्यादा अच्छी प्रोडक्टिविटी में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, तो इसलिए प्रायोरिटी रख दी जाती है कि इतना तो यार इनको देना ही है, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। वो बाकी आप लोग डिसाइड करो, पर लेकिन इतना यहाँ पर देना ही आप लोग को, तो आरबीआई ये सारी चीजें डिसाइड करते हैं। आगे बात करें यहाँ पर फैसिलिटी जो रहती है, ये बेसिकली लैंडिंग जो फैसिलिटी है ये बढ़ा दी गई यहाँ पर 31 मार्च 2022 तक का इसको बढ़ा दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इसी के साथ में बात की जाए तो लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन देखने को मिलेगा आप लोगों को। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन में यहाँ पर 10,000 करोड़ रुपए रेपो रेट पर यहाँ पर दिए जा रहे हैं, और लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन जो यहाँ पर सेंट्रल बैंक का ऑपरेशन है जो कि 1 ईयर to 3 ईयर तक का यहाँ पर मनी आप लोगों को प्रोवाइड करा देगा। आप लोगों को यहां पर कुछ गिरवी रखना पड़ेगा जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है। तो ये आप लोगों को गिरवी रखने पड़ेंगे और वो भी हायर टेन्योर की होनी चाहिए एज ए कोलेटरल के तौर पर, यानी कल को अगर पैसा लेके भाग जाए ये इंसान और उसका कोलेटरल जो है वो यहाँ पर एक तरीके से जो है नॉर्मल वाले जो आप लोगों ने यहाँ पर पैसे लिए उसके कंपेयर में जो उसको ना पड़ जाएगा तो वहां से रिकवरी की जा सके, कल को अगर कोई उल्टी सीधी हरकतें देखने को मिलने लगी तो उसके चलते सारी चीजें कोलेटरल वगैरह के धंधे वगैरह चलते हैं, ठीक है।
तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। गवर्नमेंट की स्कीम है यहाँ पर ये, और ये बात करें स्वामित्व स्कीम के बारे में। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज सिस्टम के द्वारा रिलीज की गई यहाँ पर न्यू फ्रेमवर्क तो इंप्लीमेंट करने के लिए स्वामित्व। ठीक है, आप लोग बोलेंगे सर ये स्वामित्व है क्या, इसकी फुल फॉर्म तो बताओ जरा एक बार। स्वामित्व जो है यहाँ पर ये बात की जा रही है सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग एंड इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। तो ये स्वामित्व की फुल फॉर्म है यहाँ पर ये। अगर बात करें हमारी कंट्री में इससे रिलेटेड अवार्ड भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं सेंटर के द्वारा। यहाँ पर ये जो लॉन्च किया गया नेशनल लेवल पर, तो नेशनल पंचायती राज डे जो है 24 अप्रैल 2021 में इसको लॉन्च किया गया, प्रोवाइड कराने के लिए इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी वैलिडेशन और सॉल्यूशन फॉर द रूरल। तो ये काफी इंपोर्टेंट था। नोडल जो मिनिस्ट्री यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंदर में, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, ये इसको इंप्लीमेंट करने वाली है। और सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो टेक्नोलॉजिकल इंप्लीमेंटेशन इसका करना है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होगी इसके बारे में जो कि मोटा मोटा याद रखिएगा। बाकी क्या क्या काम यहां पर इनके द्वारा किया जाने वाला है, सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे गांव वाला कोई एरिया है, ठीक है, तो आइडेंटिफाई करेंगे किसकी जमीन किसकी है, ताकि कल को चलकर अगर कोई बेचना चाहता है, जो उनके ऊपर लड़ाई होती है जमीन के ऊपर, वो कम यहां पर की जा सके। तो इसके चलते इनके द्वारा ड्रोन सर्वे और CORS यानी कि कॉन्टिन्यूअस ऑपरेटिंग जो रेफरेंस स्टेशन है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। और एक्यूरेसी है 5 सेंटीमीटर की, जो कि काफी अच्छी एक्यूरेसी आप लोग बोल सकते हैं। रिकॉर्ड करेगा यहाँ पर ऑफ राइट एक तरीके से, यानी कल को अगर कोई भी बिजनेसमैन जो है उनसे जमीन खरीदता है, वो बोले यार ये तो मेरे नाम ही नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सबके नाम यहाँ पर ये होना चाहिए कल को अगर उसको डील करना चाहता है तो। ठीक है, 6.62 जो लाख विलेज है हमारी कंट्री में, एंटायर कंट्री में, तो उनको कनेक्ट करने की बात की जा रही है 2021 से लेकर 2022 तक का। तो एक पॉजिटिव साइन है यहाँ पर ये। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात की जा रही है सिटीजन इन रूरल एरिया, ताकि उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल सके, लोन वगैरह ले सके उस जमीन को गिरवी रखकर, कई बार ऐसे भी काम किए जाते हैं। इसी के साथ में क्रिएशन फॉर एक्यूरेट जो लैंड रिकॉर्ड रहेगा, तो आगे चलकर गांव वाले एरिया की प्लानिंग कर पाएंगे। प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स लगाना है तो उसको भी यहां पर यूटिलाइज किया जाएगा। सेंटर ऑफ सर्वे इन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है GIS यानी कि जियोग्राफिक जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये यहां पर काम करते हैं। तो डिपार्टमेंट जो है यहां पर बात की जा रही है कि डिपार्टमेंट फॉर देयर यूज, ठीक है, तो ये यूज किए जाते हैं। इसके चलते बेटर क्वालिटी ग्राम पंचायत जो है, तभी आप लोग ढंग से काम कर पाएंगे अगर यहां पर इन चीजों को इंप्रूव करें, और तभी आप लोग गरीबी भी रिड्यूस कर पाएंगे। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जिनके बारे में एक मोटा मोटा सा आइडिया आप लोग को होना चाहिए, कल को अगर क्वेश्चन बने तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पर ये बात की जा रही है डिफेंस के बारे में। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारी कंट्री के जो लोग थे उनको अलग अलग कंट्री से लाने के लिए कई सारे ऑपरेशन हमारी कंट्री में चलाए गए, तो ऐसे ही कुछ ऑपरेशन के बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं। अभी बात की जा रही है ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड के बारे में। तो सबसे पहले सेकंड देखते तो यार ये समझ में आता है कि यार फर्स्ट भी कोई ऑपरेशन था, तो पहले फर्स्ट क्यों था। अगर कोई बोले वर्ल्ड वॉर सेकंड के बारे में बात करते हैं तो तुरंत माइंड में ये क्वेश्चन जाता है कि यार पहले वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बारे में कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। तो उसी तरीके से यहाँ पर ऑपरेशन समुद्र सेतु, तो ऑपरेशन समुद्र सेतु जो है यहाँ पर ये एक ऐसा ऑपरेशन है जो हमारी कंट्री में नेवी के द्वारा चलाया गया, इंडियन नेवी के द्वारा, ताकि ऑक्सीजन के जो फील्ड जो यहाँ पर कंटेनर है उनको अपनी कंट्री में लाया जा सके, और जहां जहां पर भी कमी है ऑक्सीजन की, वहां पर कमी को इनके उसको पूर्ति की जा सके। 7 जो इंडियन नेवल शिप है, जैसे कोलकाता, कोच्चि, इसी के साथ में तलवार, तबार, ठीक है, त्रिकंद, इसी के साथ में यहाँ पर जालसवा, अर्यावत, ठीक है, ये एक अलग अलग यहाँ पर डिप्लॉय किए गए हमारी कंट्री में, ताकि लिक्विड जो मेडिकल ऑक्सीजन है उसके जो कंटेनर है वो यहाँ पर प्रोवाइड कराए जा सके, अलग अलग कंट्री से लाकर अपनी कंट्री को दिए जा सके। तो 2 शिप जैसे कि INS कोलकाता और INS जो तलवार है वो यहाँ पर पहुंचे, यहाँ पर कहां पर, ये पोर्ट ऑफ मनामा, कहां पर, बहरीन के अंदर में। ये 40 टन के करीब यहाँ पर लिक्विड ऑक्सीजन मुंबई तक पहुंचा रहे हैं। INS जो यहाँ पर जालसवा है, यहाँ पर ये बैंकॉक से लेकर आ रहा है। INS जो अरावत है यहाँ पर ये सिंगापुर से लेकर आ रहा है। तो कई सारे अलग अलग मिशन पर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, ताकि हमारी कंट्री में जो कमी है उसको पूरी की जा सके। तो ये इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर, ये ऐसे ऑपरेशन किसके द्वारा चलाए जा रहे हैं, तो हमारी कंट्री में जो आज की डेट में जो इंडियन नेवी है वो इस ऑपरेशन को चला रही है। ऑपरेशन जो समुद्र सेतु, ये भी सेकंड बोला मैंने, पहला कब था, पहला मार्च 2020 में स्टार्ट किया गया था वंदे भारत मिशन के साथ में। वंदे भारत मिशन क्या था, वंदे भारत मिशन हमारी कंट्री में एयरफोर्स का एक ऐसा मिशन था जिसमें इंडियन जो एयरफोर्स है वो अलग अलग कंट्री से अपने जो नागरिक है उन्हें निकाल कर लेकर आ रही थी। ये यहाँ पर काफी बड़ा ऑपरेशन चलाया गया था हमारी कंट्री में कोविड-19 के चलते, जहां पर भी हमारे लोग फंसे हुए थे। उसी के पैटर्न पर इंडियन नेवी के द्वारा ये ऑपरेशन समुद्र सेतु स्टार्ट किया गया, यानी कि एयरफोर्स का था यहाँ पर वंदे भारत और नेवी का था समुद्र सेतु। ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट बात।
इससे पहले हमारी कंट्री में एक काफी लार्ज स्केल का जो अपने लोगों को निकालने वाला जो प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, 1,77,000 के करीब लोग जो थे 1990s में ये निकाले गए थे गल्फ वॉर जब चल रही थी। तो ये हमारी कंट्री में काफी बड़ा ऑपरेशन था जो एयरलिफ्ट किए गए थे। अभी फिलहाल के बारे में बात करें तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग याद रखना, ठीक है। आईएनएस जो हमारी कंट्री में इंडियन जो नेवल शिप है यहाँ पर जाल सवार के साथ में इरावत, या फिर यहाँ पर बात करें सरदुल, ठीक है, या फिर यहाँ पर अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पर ऑपरेशन के अंदर में अराउंड 4,000 के करीब जो इंडियन सिटीजन है वो नेबर कंट्री से निकालकर अपनी कंट्री में लाए गए। ये कोविड-19 के चलते कई सारी कंट्री ऐसे अपने सिटीजन को लेने से मना करती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने साफ साफ मना कर दिया कि हमको अपने सिटीजन नहीं चाहिए, पर हमारी कंट्री में अच्छी बात है कि अपने लोगों को निकाल लाते हैं। इंडियन नेवी के द्वारा पहले भी ऑपरेशन चलाए गए थे। ऑपरेशन सकून चलाया गया था जब बेरूत के अंदर 2006 में प्रॉब्लम देखने को मिली। ऑपरेशन राहत चला गया यमन के अंदर जब प्रॉब्लम देखने को मिली। और आप लोगों को इंटरेस्टिंग चीजें बताऊं, जब यहां पर कोई ऐसी कंडीशन बनती है तो हम लोग दूसरी कंट्री के लोगों को भी निकाल कर ले आते हैं उनकी कंट्री में पहुंचाने के लिए। तो यहां तक भी हम लोग काम करते हैं, तो इससे एक अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर के बारे में, तो क्या न्यूज निकल कर आ रही है समझ लेते हैं। यूके ऑल ओवर वर्ल्ड में पहली कंट्री ऐसी बन गई है जिसने रेगुलेशन अनाउंस कर दी है सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल के बारे में, यानी कि एक ऐसी गाड़ी जो कि अपने आप ड्राइव करे, आप लोग बस बैठ जाइए और उसको सेल्फ ड्राइविंग मोड पर लगाकर किताब पढ़िए, गाने सुनिए, मूवीज देखिए, जो भी आप लोग को लगे, ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोग को। ऐसी गाड़ी बनाने की बात की जा रही है, मतलब बन तो गई है, ऐसे सिस्टम इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। ब्रिटेन ट्रांसपोर्ट जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा बोला गया है कि हम लोग हाईवे के जो कोड्स हैं सेफ्टी जो यूज किए जाएंगे सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल के लिए, तो उनको इंप्लीमेंट करेंगे। देखिए कोई ना कोई एरो होगा, कोई ना कोई कलर होगा, कोई ना कोई लाइट होगी, कोई ना कोई सेंसर लगाए जाएंगे जिसके बेस पर ये काम करेगी, ठीक है। तो उसी के चलते यहाँ पर ये ऑटोमेटिक जो लेन कीपिंग सिस्टम है यहाँ पर ये स्टार्ट किया जा रहा है ताकि कार वगैरह जो है उनको प्रॉपर वे में लेकर चला जा सके सही डायरेक्शन में विदाउट ड्राइवर। तो जो यहाँ पर ऑटोमेटिक जो लेन ये कीपिंग सिस्टम है यहाँ पर ये रिस्ट्रिक्ट करेगा कि जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा ना जाए। बाकी स्टार्टिंग में आगे तो देखेंगे जो भी होगा। और इनका टारगेट ये है कि 2035 तक का लगभग 40% जो यूके के जो यहां पर व्हीकल है उनको ये ड्राइवरलेस टेक्नोलॉजी से इंप्लीमेंट किया जा सके। इसके चलते 38,000 के करीब न्यू स्किल जॉब भी क्रिएट होंगी। देखिए अगर कोई भी ऐसा इंप्रूवमेंट होता है तो उससे बहुत सारे लोग ही जान जाएगी, जो भी ड्राइवर हैं आज के डेट में यूके के अंदर उनकी जॉब चली जाएगी। पर लेकिन अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव की जा रही है तो नई टेक्नोलॉजी अगर कोई सीखेगा, कोई स्किल्ड फोर्स आएगी निकल कर कि चार्जिंग पॉइंट को कैसे अगर खराब हो जाते हैं तो ठीक करने हैं, इन गाड़ियों को कैसे इंप्रूव करना है, ये सिस्टम वगैरह बनाना, ये सारी चीजों के लिए अलग से जॉब की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो कुछ की जॉब जाएगी, कुछ की रहेगी। ये बिल्कुल ऐसे ऐसे कंप्यूटर लाए गए थे हमारी कंट्री में स्टार्टिंग में जब राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट थी, तो उस टाइम पर सिचुएशन ये थी कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, ठीक है, तो वो आउट ऑफ द रेस हो गए। जिनको आता था तो वो आगे बढ़ गए, जिन्होंने सीख लिया वो भी आगे बढ़ गए। तो इस तरीके से जो स्किल फोर्स बनेगा तो वो बचेगा, वरना सब कटेंगे, ठीक है। बात करें यहाँ पर ये काफी एक खतरनाक एक स्टंट भी रहा यहाँ पर रिसेंटली अभी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जब ऑटो पायलट सिस्टम स्टार्ट किया गया टेस्ला के द्वारा। टेस्ला इलोन मस्क की कंपनी है, उनके द्वारा ऑटो पायलट सिस्टम अगर कार में आप लोग लगा देते हैं तो आप लोग उसको आसानी से लेकर चल सकते हैं। पर लेकिन 20 जगह यहाँ पर ये अभी रिसेंटली ऐसे एक्सीडेंट देखने को मिले जिसके चलते एक क्वेश्चन मार्क भी लगाया जा रहा है हालांकि कि किस तरीके से सिस्टम को लेकर चलना है। तो देखते हैं आराम आराम से चीजें डेवलप होती हैं, ऐसा तो है नहीं कि सब माँ के पेट से सीख के आगे वो सारी चीजें इंप्लीमेंट कर दी। तो आराम आराम से चीजें बढ़ेंगी, तो जैसे जैसे बढ़ेंगी वैसे वैसे पता चलेगा और फिर हमारी कंट्री में भी चीजें देखने को मिलेगी। हमारी कंट्री के बारे में तो यार ये माना जाता है कि अगर अपने देश में यानी कि हमारे देश में किसी ने आकर गाड़ी चला ली तो वो धरती पर कहीं भी गाड़ी चला सकते हैं। और हमारे देश में भी अगर दिल्ली के अंदर गाड़ी चला ली तो भाई साहब आप लोग महाशक्तिमान हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं पता किस साइड से कौन सी गाड़ी आकर कब ठोक कर चले जाए और आप लोग अपनी साइड में भी हो, आप लोग की स्पीड लिमिट भी है, सारी चीजें हैं, फिर भी आप लोग शिकार बन जाते हो इन चीजों का। यही सब चीजें देखते हैं कब तक इंप्लीमेंट होती हैं। अच्छा आप लोग क्या लगता है कब तक हमारी कंट्री में ड्राइवरलेस गाड़ी आ सकती है, या फिर हाँ या ना, इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है। पॉलिटी के बारे में बात करते हैं। एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है आर्टिकल 217 जो आर्टिकल है वो क्या पावर देते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को वो पावर देते हैं कि यहां पर अगर कोई एडिशनल जज है, ठीक है, तो उस एडिशनल जज को एक जज बना सकता है। अभी रिसेंटली ऐसा ही हुआ यहाँ पर, ये जस्टिस जो विमला सिंह कपूर थी उनको एडिशनल जज थी छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के अंदर, उनको जज बना दिया, ठीक है। तो ये यहाँ पर हाई कोर्ट के अंदर में तो ये आर्टिकल यूज किया गया आर्टिकल 217। ये पावर देता है हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि वो ऐसा काम कर सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और गवर्नर के साथ में कंसल्ट करके। अगर बात की जाए इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट जज अदर देन चीफ जस्टिस और यहाँ पर जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है उनको, तो यहां पर आज की डेट में अगर कोई एडिशनली एक्टिंग जज हैं तो वो अपॉइंट कहते हैं आर्टिकल 224 के तहत। आर्टिकल 224 अपॉइंटमेंट करता है, पर लेकिन उनको जज बनाने का जो काम करता है आर्टिकल 217 करता है, जो एडिशनल जज से फिर एक परमानेंट जज बनाया जाता है, ठीक है।
एक जज जो है यहां पर अगर रिजाइन कर देता है अपने आप, ठीक है, उसकी सीट खाली होगी, ठीक है, इसी के साथ में रिमूव किया जाता है ऑफिस से आर्टिकल 124 के तहत, ठीक है, या फिर कोई पोस्ट खाली होगी यहां पर जो जज की, ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट कर दिया गया हाई कोर्ट से, तो ये ऐसी कोई पोस्ट अगर खाली पड़ी हो तो वहां पर एडिशनल जज वगैरह अपॉइंट किए जाते हैं और उनके बाद में फिर आगे उनको ट्रांसफर, जैसे अभी ये देखने को मिली। तो ये सारी बातें यहां पर लिखी हुई है संविधान के अंदर में। तो एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत सारे काम होते हैं, कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में मेंशन न हो। तो ये बेसिक चीजें जिसके बारे में आप लोग भी आइडिया रख सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी एक कहानी। आई होप कि आप लोगों ने इस कहानी को अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो देख लेते हैं क्या क्या आज आप लोगों ने सुना। बाकी देखिए, आप लोगों ने, मैंने आप लोगों को बोला था कि लेक्चर जो है वो रेट किया करो, तो 2-3 दिन से आप लोग रेट नहीं कर रहे हैं, मुझे पता है क्यों नहीं कर रहे हैं। चलिए फिर से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। आप लोग बताया कीजिए कि लेक्चर कैसा लगा आप लोगों को। काफी सारे बच्चे तो काफी अच्छे से रेट करते हैं, पर लेकिन कुछ बच्चे जो हैं स्टार्टिंग में एक्साइटेड होते हैं, फिर यहाँ पर आपको मौका मिल रहा है यार अपने टीचर को रेट करने का, इससे फालतू और क्या चाहिए आप लोगों को। वैसे नॉर्मली जो टीचर है वो बच्चों को रेटिंग देता है, ठीक है, आप लोगों को लेक्चर को रेटिंग देनी है, तो इससे फालतू क्या चाहिए। और इंपोर्टेंट डे के बारे में जाना, थीम भी आप लोगों को देखने को मिली, इंटरेस्टिंग और प्यारी सी थीम थी। और यहाँ पर पहचानो कौन पर्सनैलिटी का नाम आप लोगों को बताना था। 4 शॉर्ट न्यूज देखी हम लोगों ने। आयु 64 मेडिसिन के बारे में बात की, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। बाकी इंटरनेशनल न्यूज में हम लोगों ने ताइवान से बात की, ताइवान हमारे लिए हेल्प भेज रहा है, पर चाइना की हेल्प हमको बिल्कुल पसंद नहीं आती, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर नेशनल न्यूज में एक रिपोर्ट के बारे में बात की, जो कि अजीम प्रेम जी के द्वारा तैयार की गई। तो ये बता रही है क्या कंडीशन है। महाराष्ट्र के बारे में बात की, रिजर्वेशन को हटा दिया गया, क्या क्या कंडीशन है सारा जाना। जो क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। इकोनॉमी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा हेल्प की जा रही है कोविड से रिलेटेड, वो सारी चीजें आनी। गवर्नमेंट स्कीम में स्वामित्व जो स्कीम है उसके बारे में समझा, तो कुछ बातें आप लोग याद रख सकते हैं। डिफेंस में हम लोगों ने समझा कैसे कैसे दवाइयां पहले और यहाँ पर फिर लोग अब यहाँ पर सिलेंडर वगैरह लाए जा रहे हैं, ठीक है, समझा। नेवी एयरफोर्स कैसे काम करती है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में जाना, ऑटोमेटिक बनाने की बात की जा रही है यूके के द्वारा, तो हम लोगों ने समझ लिया। पॉलिटी में बात करें तो आर्टिकल 217 के बारे में जाना। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। बाकी अब आप लोगों के सामने है ये क्विज, जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए क्या आएगा, किस राज्य में है यहाँ पर, ये कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसके द्वारा प्रस्तुत की गई ये रिपोर्ट, कौन सा आर्टिकल है जो कि नेशनल बैकवर्ड जो क्लासेस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री है स्वामित्व स्कीम के बारे में, और यहाँ पर बताना है कि स्वामित्व जो है किसके लिए स्टैंड करता है। ऑपरेशन का नाम बताइए कौन कौन से, यहाँ पर ये पता होना चाहिए आप लोगों को। ये बैरूत में जो ऑपरेशन चलाया गया उसका नाम, और ऑपरेशन यमन में चलाया गया उसका नाम आप लोग बताइए, ठीक है। यहाँ पर सेल्फ ड्राइविंग कार जो है कौन सी कंट्री लेकर आ रही है, तो ये भी आप लोगों को बताना है, पता होना चाहिए। और मैंने जो है रायता फैला दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने आंसर आ चुके हैं। तो ये आंसर जो है इस क्विज के हैं। क्विज जो था मैंने आप लोगों को बाद में दिखाया, पहले आंसर दिखा दिए। कई बार ऐसी हरकतें करता हूँ यार मैं, क्या है, एक डायलॉग ने आप लोगों ने सुना होगा, यही हरकतें बार बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। चलिए, जो भी यहाँ पर नेशनल टेली कम्युनिकेशन जो इंस्टीट्यूट है, पॉलिसी रिसर्च इनोवेशन एंड ट्रेनिंग, जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, तो इसरो के साथ मिलकर ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया। माई ऑक्टोपस टीचर, ये थी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री, जिसको अकेडमी यानी कि ऑस्कर अवार्ड के लिए चुना गया, ये कि 93rd ऑस्कर अवार्ड था। आयुष जो मिनिस्ट्री है उसके बारे में बात की थी, उसके द्वारा प्रोग्राम चलाया गया है, जो कि आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। डबल करने की बात की जा रही है बायलैटरल ट्रेड इंडिया और यूके के बीच में, ये भी इंपॉर्टेंट था। महाराष्ट्र के बारे में बात की, सिविल रूल के बारे में, कि एक महिला के 3 बच्चे थे तो उसको जॉब से निकाल दिया, 2 बच्चों की पॉलिसी है वहां पर, ठीक है, उसने झूठ बोला महिला ने। जो लार्जर एरिया सर्टिफिकेशन के बारे में बात की, तो ये याद रखिएगा, परंपरागत कृषि विकास योजना थी जिसके तहत ये चीजें हो रही थी। और गिर नेशनल पार्क के बारे में बात की, जो कि गुजरात के अंदर है, ठीक है। तो ये था आज का डिस्कशन। यहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और फीडबैक जरूर देना कैसा लगा ये लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, बड़ों से छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।